डियर स्टूडेंट्स, आपको कल ऑफिस की ओर से प्रिंसिपल सर ने आपको जो फर्स्ट FA1 एग्ज़ामिनेशन होगा इसका शेड्यूल सेंड कर दिया है। इस एग्ज़ामिनेशन में हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, फिलअप भी रहेगा और वेरी शॉर्ट आंसर भी, शॉर्ट भी रहेंगे और लॉन्ग आंसर भी रहेंगे। जो स्टूडेंट अधिक से अधिक बुक स्टडी करेंगे वही गुड मार्क्स अचीव कर सकेंगे। मैंने आपको बहुत पहले ही चैप्टर्स भी जो सबके फर्स्ट चैप्टर रखे हैं तो सारे चैप्टर्स भी रीड बहुत पहले ही करवा चुका हूं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में है वो भी प्रोवाइड कर दिया है और लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह के क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप कॉपी पढ़ें ही साथ बुक को भी पढ़ें, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे फुली आप कॉपी पर डिपेंड ना रहें। ओके, अब आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा अभी आपको सिलेबस आगे नहीं करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे हम स्टडी करते रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ द रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, 1830 टू 1848। इसमें हम देखेंगे कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। आपने देखा कि जब फ्रांस में लिबरलिज्म के लिए सबसे ज़्यादा जो है वहाँ के लोगों ने यूनाइट होकर आंदोलन किया और 1830 में उन्होंने वहाँ पर परिवर्तन किया। इसके बाद यूरोप के अन्य कंट्रीज़ में भी लिबरलिज्म को लेकर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है इससे भरकर लिबरलिज्म और फ्रीडम के लिए यूरोप के अन्य देश जैसे इटली, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर्स, आयरलैंड, पोलैंड, यहाँ के पीपल ने भी आंदोलन शुरू किया। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। या आप देखें कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी रेवोल्यूशन जो स्टार्ट होता था वह फ्रांस से ही शुरू होता था। इसलिए मैटरनिक कहते थे कि जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप में जुकाम आ जाती है। इट मीन्स कि कोई भी थोड़ी भी जो चेंजिंग फ्रांस में किया जाता था उसका विस्तृत रूप से फॉलो पूरे यूरोप के कंट्री करते थे। द जुलाई रेवोल्यूशन sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। फर्स्ट जो यह आंदोलन शुरू हुआ, रेवोल्यूशन शुरू हुआ, वह जुलाई 1830 में फ्रांस में हुआ। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल। यह शुरू कहाँ पर हुआ? ब्रुसेल में। which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। इसके फलस्वरूप जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड था इससे बेल्जियम अपने आप को अलग कर दिया। अब ब्रुसेल क्या था? मैंने आपको बेल्जियम में सिविक्स में बताया था कि बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रुसेल थे, जहाँ पर कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा रहते थे। 80% पीपल ब्रुसेल में रहते थे फ्रेंच स्पीकिंग। द ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमॉन्ग्स्ट द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821।
अब यह जो नेशनलिज्म रेवोल्यूशनरी जो थे वे यूरोप के अन्य क्षेत्र में भी इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए करने लगे। जैसे 1821 में ग्रीक्स के जो थे पीपल वे इंडिपेंडेंस के लिए यूनाइट होकर रेवोल्यूशन शुरू किया। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लोडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim Empire. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. इसमें कॉमन पीपल ही नहीं, जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, ये सब भी यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल के रूप में ग्रीस को मानते थे। और आपको बता दूं कि ग्रीस में जो यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए लंबे समय से वहाँ के ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट था उसका बर्थ प्लेस था और वह मुस्लिम के अधीन था। जो ओटोमन एम्पायर था उसके अधीन ही कुस्तुनतुनिया था, जहाँ पर कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस था। इसीलिए संपूर्ण यूरोप के जो क्रिश्चियन थे वे यूनाइट होकर कुस्तुनतुनिया को आज़ाद करने के लिए जो है संघर्ष किया मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में। और द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनेपल ऑफ 1832 में एक समझौता हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि के नाम से जाना जाता है। इसके फलस्वरूप ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में घोषित किया गया। अब आगे देखेंगे हम द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। जो नेशनल फीलिंग आई उसमें रोमांटिक इमेजिनेशन भी महत्वपूर्ण अपना योगदान क्रिएट किया। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape the nationalist feeling. जो नेशनलिस्ट फीलिंग आई उसमें वार्स और टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन था कि दूसरे देश के ऊपर अटैक करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना, इसी से नहीं आया, बल्कि कल्चर जो था वह भी एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल अदा किया नेशनलिज्म आइडिया को बढ़ाने में। इसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ड्रामाज, ये सब ने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने में। आगे देखेंगे रोमांटिसिज्म। It was a cultural movement developed a specific form of nationalist sentiments. जो रोमांटिसिज्म था यह कल्चरल मूवमेंट था, इससे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स थे वे क्रिटिसाइज करते थे किसका? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। साइंस और जो रीजन थे, किसी भी तथ्य के ऊपर कारण जो पूछा जाता था और उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाता था, इसका वे विरोध करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। फोकसिंग ऑन इमोशन, institution and mystical feeling, they tried to create a sense of a shared collective heritage
एज अ बेसिक ऑफ अ नेशन। इनका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों की फीलिंग, लोगों की जो प्राचीन भावनाएं थी, पद्धतियां थी, उस सब को लोगों के को जो है कलेक्टिव रूप से उस फीलिंग को उभारना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अधिकांश पीपल हिंदूज हैं। अब हिंदूज मेंटेलिटी को, इनके धर्म को, इनके प्राचीन जो परंपराएं हैं, इसको लोगों के मन मस्तिष्क में भरकर नेशनलिस्ट की फीलिंग बढ़ाना, यानी इस तरह की आइडिया। इसके लिए प्राचीन जो ड्रामाज थे, जो पोएट्री थे, जो प्राचीन कथाएं थी, इस सब को जन जन तक संग्रहित करके जन जन तक पहुंचाया और लोगों में अपने प्राचीन संस्कृति के प्रति यूरोप में जागृति लाया। यूरोप के लोगों को यूनिफाई करने का प्रयास किया गया। रोमांटिक जर्मन फिलोसफर जोहन गॉटफ्राइड हर्डर, ये 1744 से 1803 तक, क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। दास वॉल्क, अंडरलाइन कर लें इसको, दास वॉल्क को। द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन was popularized through folk songs, folk poetry and folk dances। अब ये आप देखेंगे जो रोमांटिक जर्मन फिलोसफर थे उसका नाम क्या था? जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। उन्होंने क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर जो है वह डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल, वो से पता लगाकर कॉमन पीपल तक फैलाना, उसी का नाम दिया दास वॉल्क। और जो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन जो उसने बताया उसको पॉपुलराइज्ड किया। किसके द्वारा पॉपुलराइज्ड किया? जो फोल्क सॉन्ग्स थे। फोल्क सॉन्ग्स क्या होते हैं? जो परंपरागत प्राचीन ढंग से समाज में कोई सॉन्ग, कोई पोएट्री, कोई डांस जो प्रचलित होते हैं और किसी कारण से वे दबे होते हैं, उसको पॉपुलराइज करना, ताकि लोगों में अपने नेशन के प्रति, अपने कल्चर के प्रति यूनिटी आए, जागृति आए, उसके फलस्वरूप नेशन स्टेट का निर्माण कर सके। ओके, आप अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना और एक एक पॉइंट्स को क्लियरली आप अंडरलाइन करें और उसे रीड करें।